बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 9 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में रखते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में समाअत हुई और हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स पहुंचे हैं जो बहुत ही एक्सक्लूसिव हैं। हो सकता है आपने किसी और के पास देखे हों, लेकिन मुझे लगता है कि शायद पहली दफ़ा आप यहीं पर उनको देखेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो पता चलता है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सज़ाएं सुनाई गई हैं, इसके जो जज थे उनका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद और इनका तल्लुक था इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो विंग है, डिपार्टमेंट है मिलिट्री का, ईएमई, उसके साथ। जाहिर है या तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो सकते हैं या ये मैकेनिकल हो सकते हैं। मेरा गैस है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन फॉर श्योर लगता नहीं कि इनका वकालत के साथ, कानून के साथ, क्रॉस क्वेश्चनिंग, एविडेंस की परख या जो भी फौजदारी के या जो भी अदालत के अंदर के मामलात होते हैं उसके अंदर शायद इनकी एक्सपर्टीज़ नहीं होगी। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स का यही तो फिर दूसरी साइड को फ़ायदा है कि जिसको चाहे, जो कॉम्पिटेंट उनकी अथॉरिटी है, मतलब कि आर्मी चीफ, वो जिसको लगाएंगे उनको लॉ का, वकालत का, जज बनने का कोई एक्सपीरियंस हो या ना हो, और जो फौजदारी कवानीन है या मिलिट्री के अपने जो एक्ट्स हैं उनके बारे में उनकी कितना इल्म और नॉलेज हो, ये बात एक साइड पर रह जाएगी। जब उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फैसला कर देगी तो फिर वही इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों का फैसला करेंगे। और अब आपके सामने है कि इनमें से बहुत सारे लोगों को 10-10 साल की सज़ा, ये जो इंजीनियर साहब हैं इन्होंने, जो लेफ्टिनेंट कर्नल शेख असद साहब हैं, इन्होंने बैठकर वहाँ सुनाई है। अब जो आपके सामने पहला डॉक्यूमेंट रख रहे हैं, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप गौर से देखें तो इसका जो थर्ड कॉलम है इसमें वाज़े तौर पर लिखा हुआ है, और ये आप देखें तो सबके नीचे एक ही सेक्शन जो है और एक ही जो एक्ट है उसके जो सेक्शंस हैं, थर्ड एंड सेवन्थ, वो तकरीबन सभी पर लगा दिए हैं। तो तमाम लोगों को तकरीबन जो सेक्शन थर्ड है वो तो सभी पे लगा हुआ है, और एक्ट है 1923 का, और ये है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। तो 1923 में पाकिस्तान तो था नहीं, लार्जर इंडिया था जिसमें बांग्लादेश भी था, इंडिया भी था और पाकिस्तान भी था, और उस वक्त वॉइसरॉय होते थे यहाँ पर और ब्रिटिश राज था। तो ब्रिटिश राज ने ये एक्ट बनाया था, इसलिए अब हमें वापस जाना पड़ेगा ब्रिटिश राज में और देखना पड़ेगा कि उन्होंने ये एक्ट क्यों बनाया था, ये एक्ट किस काम के लिए है, और आज 77 साल आज़ादी लेने के बाद पाकिस्तानी आज भी इस गुलामाना दौर में क्यों हैं, और उनके ऊपर उसी एक्ट के मुताबिक जो आज से तकरीबन 102 साल पहले, जी हाँ 100 साल पूरे हो गए इस एक्ट को, 102 साल हो गए, 102 साल पहले जो ये एक्ट बना था उस पर आज सज़ाएं क्यों दी जा रही हैं। तो ज़रा चलते हैं इस डिटेल की तरफ। तो अगर हम इस एक्ट को देखें तो ये पता चलता है कि ये 1923 का जो ये एक्ट था, ये बुनियादी तौर पर बनाया गया था कि अगर कोई जासूसी करता है या कोई मिलिट्री की ऐसी इंस्टॉलेशन है जहाँ पे प्रोहिबिटेड है कि वहाँ से कोई गुजरे जाए या वहाँ का कोई नक्शा बनाए या वहाँ पर कोई नुकसान पहुँचाए दुश्मन को, यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था ये एक्ट बनाते हुए कि दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाने के लिए और मिलिट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर कोई उस जगह का कोई स्केच बनाता है और वो कम्युनिकेट करता है या प्लान या मॉडल या ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो दुश्मन को मुहैया करता है, या फिर किसी ऐसी जगह जो प्रोहिबिटेड है, उसमें ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड का, ये जाहिर है हम गुलाम थे तब ये लॉ बनाया था ब्रिटिशर्स ने कि अगर वहाँ से गुज़रता है या किसी ऐसे इलाके में जहाँ मिलिट्री ने रोक रखा है और वहाँ कोई ज़बरदस्ती जा घुसता है तो उसके ऊपर ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 है ये लगेगा। और इसका ये जो सेक्शन थर्ड है ये इसी चीज़ के लिए है कि अगर आप किसी भी जगह से गुजर जाते हैं या सामने होते हैं तो उसके ऊपर ये लागू जो है वो होगा। अच्छा, अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ रखते हैं, और आप देखेंगे कि आज के ज़माने से तो अंग्रेज़ बहादुर जो है वो ज़्यादा इंसाफ पसंद था। ये एक बहुत ही अच्छा पीस है जो मेजर जनरल वीके सिंह रिटायर्ड उन्होंने लिखा है। ये है द ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 अ ट्रबल्ड लेगेसी।
इसमें ये बहुत ही शानदार एक किस्सा लिखते हैं और बैकग्राउंड बताते हैं कि ये जो 1923 का अंग्रेज़ बहादुर ने हमारे ऊपर जो एक्ट नाफिज किया था या अजाब के तौर पर हम ग़ुलाम थे, हमारे जो बुज़ुर्ग थे दादा परदादा उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्यों बनाया था, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या थी, तो वो आपके सामने रखते हैं। ये स्क्रीन पर ज़रा देखिए, ये किस्सा बता रहे हैं कि 26 फरवरी 1914 को एक जर्मन जूइश जो कोई शहरी था वो बिल्कुल जो कराची के करीब था, पोर्ट कराची की जो थी, जाहिर है मिलिट्री की इंस्टॉलेशन होगी, और उसके साथ साथ एक इंग्लिशमैन था जिसका नाम चैपमैन था। ये दोनों वहाँ से अरेस्ट किए गए क्योंकि ये ब्रिगेड ऑफिस के सामने थे या उसके अंदर जाने की इन्होंने कोशिश की। ब्रिगेड ऑफिस आप ऐसे ही समझिए जैसे कोर कमांडर ऑफिस, मीन वो भी मिलिट्री की ही इंस्टॉलेशन होगी। तो ब्रिगेड ऑफिस कराची के अंदर ये इंटर हुए, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। इनके ऊपर जो है वो जो उससे पहले 1911 का जो एक्ट था, ब्रिटिश एक्ट था, उसके तहत इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जब मुकदमा चलाया गया तो अदालत ने, मजिस्ट्रेट ने सबसे पहले तो ये जो जर्मन सिटीज़न था इसको छोड़ दिया। अब ये आपने बहुत गौर से सुननी है ये बात। इस जर्मन सिटीज़न को इसलिए छोड़ा ब्रिटिश राज ने, उन्होंने कहा कि क्योंकि इसकी मिलिट्री में मुलाजमत नहीं है। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट टू बी नोटेड, क्योंकि ये मुलाजम नहीं है मिलिट्री के अंदर, इसके ऊपर ये लॉ नहीं लगता, तो उसको उन्होंने छोड़ दिया। और जो दूसरा था, जो इंग्लिश था, जो शहरी चैपमैन, उसको भी बाद में उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इसके अंदर से ये लॉ भी इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि या वो प्रोसिक्यूशन के पास कोई सबूत नहीं थे या उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन का मसला था। लेकिन जो पहली बात है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो क्योंकि मुलाजिम नहीं था, क्योंकि उसकी जॉब नहीं थी मिलिट्री के अंदर और वो मिलिट्री मैन नहीं था, इसलिए उसके ऊपर ये लॉ नहीं लगता था। तो जिन्होंने ये लॉज बनाए थे, आप ये सोचिए कि उस वक्त इतनी ज़्यादा रिलैक्सेशन थी। अच्छा, फिर अब जो हिंदुस्तान था उसके अंदर मामलात ने डिफरेंट तरीके से करवट ली। 1914 में जो ब्रिटिश राज था उन्होंने कोशिश की कि ये जो बंदा छूट गया है 1911 के एक्ट से, अब हम एक सख्त एक्ट बनाएं ताकि कोई छूट ना सके और कोई रिहा ना हो सके, और अगर वो दोबारा ब्रिगेड ऑफिस के अंदर इंटर होने की कोशिश करे तो दोबारा उसको इस हल्के कानून का फ़ायदा ना हो कि ना तो वो मिलिट्री का एम्प्लॉई है और ना ही उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी प्रूव होती है तो उसको छोड़ दिया गया। तो एक सख्त कानून बनाए कि बस पकड़कर हम सज़ा दे दें। तो 1915 के अंदर जो वॉइसराय थे उस वक्त के, लॉर्ड हार्डिंग, उनके सामने जो है ये कानून लाया गया। उन्होंने इस कानून को पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये थोड़ा गैर इंसानी है, ये बेहतर कानून नहीं है, ये आप बहुत सख्त कानून बना रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ होगा, ये इंसानों के ऊपर अब्यूज़ होगा। ये सोचिए कौन सोच रहा है? जिनका आपके ऊपर तसल्लत है। किसके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में सोच रहे हैं, मीन आपके बुजुर्गों के बारे में जो उनके गुलाम थे। ये आपकी अपनी फ़ौज नहीं है, ये आपका कोई अपना इदारा नहीं है, ये ब्रिटिश राज है, हम उनके ग़ुलाम हैं, वो हमारे मास्टर हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये बहुत सख्त कानून है, मैं ये पास नहीं करूँगा। 2015 में वो इसे डेफर कर देते हैं, फिर ये 2016 में दूसरी दफ़ा ट्राई किया जाता है, फिर तीसरी दफ़ा 2000 कह रहा हूँ 1900 के ये सारी फिगर्स हैं, 1915, 1916, 1918, उसके बाद गालिबन 1921 में ये दोबारा ट्राई किया जाता है। अब 1921 में क्यों ट्राई किया जाता है, यहाँ आपके ये जहन में रहे कि 1919 में जलियांवाला जो इंसिडेंट था वो हो चुका था और वहाँ पर कत्लेआम जनरल डायर के अहकामात के ऊपर किया जा चुका था। और उसके बाद जो ब्रिटिश मिलिट्री थी वो बहुत ही ज़्यादा आप ये कह लीजिए कि सेंसिटिव हुई थी इस मामले के ऊपर कि लोग दोबारा एहतजाज ना करें। लोगों के अंदर एक रिवॉल्ट भी था, गुस्सा भी था, नफ़रत भी थी कि कहीं हमारे ऊपर हमला आवर ना हो जाए, तो इसलिए वो सख्त से सख्त कवानीन बनवाना चाहते थे। तो फिर ये 1923 का ये जो एक्ट है, ये जो सीक्रेट एक्ट है, इसको बनवाया गया और इसके अंदर सख्त सज़ाएं 14 साल तक की रखी गई जो आज इस्तेमाल हो रही हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये मेजर जनरल वीके सिंह, इनका अगर ये पूरा पीस पढ़ें जो मुझे आज पढ़ने का मौका मिला, तो इसके अंदर बहुत ही डिटेल के साथ उन्होंने फिर पूरी इसकी तफसील रख दी सामने कि किस तरीके से ये इनह्यूमन है और इसको फौरी तौर पर ख़त्म करना चाहिए। ये वो हिंदुस्तान में कह रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी इसे अपनाया था और पाकिस्तान ने भी इसे अपनाया था, क्योंकि
लॉज तो ज़्यादातर हमने वही रखे और फ़िक्र हम लोगों को, दोनों मुल्कों को ज़्यादा नहीं रही कि अब हम ग़ुलामी से आज़ादी की तरफ चले गए तो कवानीन भी वैसे बना लें। बहरहाल हिंदुस्तान ने इसे अमेंड कर लिया लेटर ऑन, हमने नहीं किया और हमने बस तुन के रख दिया है। वो अज़मा बुखारी साहबा ने एक दिन ट्वीट किया था कि हाफिज़ जी तुन के रखो, तो हमने खैर ये सज़ाएँ दे दी हैं। ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का था, जिसे मेजर जनरल वी.के. सिंह जो हैं वो ट्रबल्ड लेगेसी कह रहे थे ब्रिटिशर्स की। तो ये तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था जो मैंने आपके सामने रखना था। अब आज जब वहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर आज समाअत हुई तो कुछ हालात बदले थे। कुछ सवालात इतने जानदार पूछे गए कि सब परेशान हो गए कि अब मामला किस तरफ जाना है। जस्टिस मज़हर अली जो पहले वजारत दिफा के, ये बिशारत राजा एक बहुत ही मंजे हुए रिपोर्टर हैं, वो आज रिपोर्ट कर रहे थे कि जस्टिस मज़हर अली पहले ऐसे ही लगता था जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सहूलतकारी फ्राहम करते थे। ऐसे ही बिशारत राजा कहते हैं कि जस्टिस मज़हर अली जो हैं वो वजारत दिफा के खुद ही वकील बन जाते थे और उनको बहुत ज़्यादा सहूलतकारी फ्राहम करते थे, लेकिन आज उनका मिजाज बदला हुआ था और सख्त सवालात कर रहे थे। और उन्होंने ये भी बताया कि जस्टिस मज़हर अली जो हैं ये जंग ग्रुप के लीगल एडवाइज़र रहे हैं पहले, ये भी जहन में रहे, और सीनियरिटी में ये तीसरे नंबर पर होंगे। जब जस्टिस जो अफरीदी हैं वो रिटायर्ड होंगे तो इनका अगला चीफ जस्टिस बनने का भी चांस है, तो ये चौधरी निज़ामुद्दीन के साथ बहुत ज़्यादा बना के रखेंगे। तो उन्होंने लेकिन एक बड़ा सख्त सवाल आज किया, तो अब आपने खुद ही चीज़ों के साथ मिला के पढ़ना है। मैं आखिर पर आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब निकलता है, कि कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन इस केस को अब खुद ही ख़त्म तो नहीं करवाना चाहते, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन्होंने सवाल ये पूछा कि एक ही जैसी एफआईआर थी सबके ऊपर, कुछ लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे आपने छोड़ दिया और कुछ को आपने पकड़ के तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल कर दिया, कुछ को सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल कर दिया। तो ये आपने पिक एंड चूज कैसे किया? तो इसका कोई जवाब नहीं था आगे से। फिर मुसरत हलाली साहबा ने भी सख्त सवालात किए। फिर उसके बाद जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो हैं उन्होंने तो काम ही ख़त्म कर दिया ना। उन्होंने तो एक ऐसा सवाल पूछा कि जिसके बाद उन्होंने इस पूरे केस को डब्बे में डाल के वापस हाथ में पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कि जो GHQ के ऊपर हमला हुआ था, जो GHQ के ऊपर एक तो अब बनाया ना 9 मई को, जो असल में एक हमला हुआ था जिसमें दहशतगर्दों ने वहाँ पर बहुत सारा नुकसान किया था। फिर उन्होंने कहा कि कराची बेस में भी तनसीबात के ऊपर दहशतगर्द हमला हुआ था। हमें बताएं कि क्या उन हमलों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हुआ था या आम कोर्ट्स में हुआ था? आगे से कोई जवाब नहीं था, क्योंकि उन दहशतगर्दों का जिन्होंने हमारे असासे जो जहाज़ थे बेसिस के ऊपर, बाकी चीज़ें थी, उनको तबाह किया, हमारे लोगों को शहीद किया, जो दहशतगर्द थे उनका आम कोर्ट्स के अंदर ट्रायल हुआ था। फिर सवाल पूछा कि एक आर्मी चीफ का त्यारा हाईजैक हुआ था, वही नवाज शरीफ साहब और मुशर्रफ साहब वाला, और हाईजैक करने का साजिश का केस बना। ख्वाजा साहब वो केस आम अदालत में चला, उन्होंने वकील को कहा और कहा कि एक केस में तो आप खुद वकील थे। उन्होंने हारिस ख्वाजा साहब से पूछा, इन सब का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो इतने ख़तरनाक केसेस का ट्रायल आम अदालतों में चला, तो ये आप 9 मई में क्या किसी ने को पत्थर मार दिया गेट पे या कुछ और कर दिया, तो ये इतना संगीन काम है कि इसको आप मिलिट्री कोर्ट्स में ले गए? इसका भी कोई जवाब नहीं था। फिर जस्टिस मंदोखेल साहब ने ये कहा कि ATC से मुल्ज़म बरी हो जाता है। जो एंटी टेररिज्म कोर्ट, हमने आपको मियाँ वाली की एग्जांपल दी थी, वहाँ से एक शख्स जो है वो बरी हो गया, उसे उठाकर ले गए मिलिट्री कोर्ट में और वहाँ उसको सज़ा दे दी। तो उन्होंने कहा कि ATC से मुल्ज़म बरी हो रहा है, फ़ौजी अदालत उसे सज़ा दे रही है, क्या फ़ौजी अदालतों में कोई ख़ास सबूत फ्राहम किए गए हैं? अगर किए गए हैं तो वो हमारे सामने लाएँ। जो सामने आए डॉक्यूमेंट्स, उनके अंदर तो कोई सबूत मुझे तो अभी तक नज़र नहीं आया। बहरहाल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने भी बहुत तगड़ी बातें की, लेकिन उसके बाद जो एडवोकेट फैसल सदीकी हैं उन्होंने ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज से आप रिपोर्ट मंगवा लें, जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को शायद फिर एहसास हुआ कि ये हम कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल के खेल रहे हैं, कहीं काम ख़राब ना हो जाए, तो उन्होंने कहा ये हमारा स्कोप नहीं है। उसके साथ साथ जब उनको ये भी कहा गया कि हजूर लोगों को तो ये वकालतनामे पर दस्तखत नहीं वहाँ करवाने देते, बहुत जुल्म है, जेलों के अंदर उनको जहाँ ट्रांसफ़र किया वहाँ बहुत जुल्म किया जा रहा है, तो उस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान से मुतल्लिक़ कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, सबकी सिक्योरिटी अजीज़ है। यहाँ शायर क्या कहना चाह रहा है कि मुझे अपनी सिक्योरिटी अजीज़ है, अपने घर वालों की अजीज़ है, कहीं चुका ही ना जाऊँ, कहीं कैमरा ही ना लग जाए कहीं पर। तो उन्होंने कहा कि वकालतनामे पर अगर आपने दस्तखत करने हैं तो मुतल्लिका अदालत के पास चले जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का
आईनी बेंच कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, मुतल्लिका अदालत के पास चले जाएं, सबकी सिक्योरिटी हमें अजीज़ है। बहरहाल जी, ये तो थी आज मिलिट्री कोर्ट्स के कुछ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट आपके सामने रखे। अब हम अगली खबर की तरफ चलते हैं, लेकिन वन लाइन में आपको इसका एनालिसिस दे दूं। जो पाकिस्तानी मिलिट्री के टॉप जनरल्स होते हैं, ये हमेशा कंटीजेंसी प्लान्स बनाते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, और फिर हालात को देखते हुए ये किसी भी एक प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब क्योंकि जीएसपी प्लस और ट्रंप प्लस प्लस हो रहा है 20 तारीख को, और जीएसपी प्लस का भी रिव्यू हो रहा है, अगर इन्होंने ये देखा कि उसमें इनके लिए मुश्किलात हैं, तो इसी बेंच को कहा जाएगा कि इनको उड़ा दें इन फैसलों को, और इन तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दें, और या इनके जो मुकदमात हैं वो कह दें, बाइज्जत बरी ना भी करें, इनके मुकदमात जो हैं वो दूसरी तरफ भेज दें एंटी टेररिज्म कोर्ट में। तो इससे क्या होगा कि जीएसपी प्लस से भी जान छूट जाएगी, बाकी दुनिया के सामने भी मिलिट्री कोर्ट्स कम से कम फारिग हो जाएंगी। लेकिन अगर बाहर ये मैनेज कर पाए किसी तरीके से, ये मतलब किसी की ले दे, किसी का हाथ पकड़ के, किसी की और बातचीत करके ये अगर मैनेज कर पाए कोई चीज़, तो फिर ये इस बेंच को, जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, ये कहेगा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने सही फैसला किया है। तो अब ये दो प्लान है, इसलिए मैं हतमी तज्जिया आपको नहीं दे रहा, लेकिन ये जो बदले बदले से अंदाज है हजूर आपके, इससे कम से कम ये पता चलता है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब वो जीएसपी प्लस और ट्रंप का इंतज़ार किया जाएगा, या इनको नॉर्मल अदालतों में भेज दिया जाएगा, और या फिर कहा जाएगा अगर वहाँ दाव लग गया कोई, तो फिर मिलिट्री कोर्ट्स ही जो है इनको जो सज़ा दे दी है वही फाइनल कर दी जाएगी। तो ये सिचुएशन है। अच्छा, अगली खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, वो खबर मुझे ये लगता है कि इलेक्शन की तैयारी कर रही है नून लीग। जी हाँ, उनको लग रहा है, उनको शक है कि किसी भी वक्त इलेक्शन आ सकते हैं। अब क्या मेरे पास अंदर की खबर है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैं चीज़ों को देखता हूँ और रीड करता हूँ तो कुछ मुझे ऐसा समझ आता है, और ये अच्छी खबर है अगर ऐसा हो रहा है। तो पहली खबर, नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फिर लॉन्च होने की कोशिश की है। हालांकि शादी पर चलने वाली ऐसी चुरली जिसको आप एक दफ़ा आग लगाएं फीते को और वो पूरी ना चल सके, तो बुज़ुर्ग हमेशा कहते हैं कि उस चुरली को मत चलाओ, क्योंकि उसका आधा धागा जल चुका है। आप उसे दोबारा लॉन्च करेंगे तो वो आपकी धोती में ही चल जाएगी, मीन आपके पास ही चल जाएगी, आपका नुकसान कर देगी। अब नवाज शरीफ साहब को तो कई दफ़ा चलाने की कोशिश कर ली है, वो तो कई दफ़ा सुलगते हैं, चलते नहीं हैं, तो फुस फुस करके वहीं रह जाते हैं। तो मेरा मशवरा नून लीग को है कि इनको ना चलाएं, इनको आपने चलाया, ये आपके ऊपर ही चल जाने हैं, तो मेहरबानी करें। लेकिन बहरहाल ये खबर बहुत मजाक अपनी जगह, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि वाई नवाज शरीफ हैज़ टू बी लॉन्च्ड नाउ, कि नवाज शरीफ एक दफ़ा फिर अमली सियासत शुरू कर रहे हैं, वक्त ने एक दफ़ा फिर दुल्हन बना दिया। वाई, अभी क्यों? नवाज शरीफ साहब को अभी क्यों ज़रूरत है? बेटी भी आराम से अपने काम कर रही है, जो भी करने हैं, भाई भी ऊपर कर रहा है, तो इनको अमली सियासत की इस टाइम क्या ज़रूरत पड़ी? दूसरी खबर जो है वो आपके सामने ये कुछ वीडियोस रखते हैं। ये मरियम साहबा आज गई थी किसी और जगह पर, कल सरगोदा थी, आजकल रोज़ जा रही हैं, और वहाँ पर कोशिश कर रही है कि 25, 30, 40 पटवारी इकट्ठे किए जाएं जो डिफरेंट शहरों से लेके जाए जाते हैं, या 50 या 100 अपने घर के बंदे, एमएनएस के करीबी बंदे जो हैं, वो 3-4 एमएनए से 200-300 बंदा, और उनको गाड़ियों के इर्द गिर्द और चंद नारे और धक्कम पेल, और दिखाया जाए कि मरियम नवाज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। सिर्फ ये दिखाया नहीं जाता, ये ज़रा मरियम नवाज़ की वीडियो सुनिए। वो अपने मुंह से कहती हैं कि जब मेरा हेलीकॉप्टर रुका तो लोग हाथ हिला रहे थे, बहुत अच्छा सेंटीमेंट है, मतलब कि मैं बड़ी पॉपुलर हूँ। सुनिए। मैं यूनिवर्सिटीज़ में जा रही हूँ, अल्लाह ताला के फजलो करम से लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा सेंटिमेंट है। अभी इधर मेरा हेलीकॉप्टर लैंड किया तो इर्द गिर्द जितनी भी जगह थी वहाँ अवाम जमा थे और बहुत प्यार से उन्होंने मुझे हाथ हिलाया, हालांकि वो दूर खड़े थे। सुन लिया आपने। अब मरियम साहबा को क्या ज़रूरत है ये प्रूव करने की? कल वो स्टूडेंट्स के अंदर भी कितना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया, स्पेशली जस्टिस लानत के बाद। और आप देखिए कि ये दोनों बाप बेटी लंदन में कैसे सहमे हुए थे, पिछले दरवाज़ों से निकलते थे। इनका ऑपरेशन भी हुआ था सरेआम आपके सामने चौक में, स्विट्ज़रलैंड में। तो फिर ये इतनी मुश्किल से बंदे इकट्ठे करके, यूनिवर्सिटी में भी 25-30 स्टूडेंट्स इकट्ठे करके, यहाँ भी इतना मुश्किल काम क्यों कर रहे हैं? ये दोबारा सोचिए कि कहीं इलेक्शन तो नहीं आ रहा, ये इतनी मजबूरी इनकी क्यों बन रही है? अच्छा, आखिरी खबर जो मैंने आपके सामने रखनी है, इसकी तरफ तो हम चलते हैं। आखिरी खबर आपके सामने ये रखनी है कि मरियम नवाज साहबा एक नई आज स्कीम लेके आई हैं। उन्होंने कहा है कि जो ख़वातीन हैं उनको कट्टे वच्छे, मीन
एनिमल देने हैं, लाइव स्टॉक देना है, जानवर देने हैं, मुर्गियां देनी हैं, क्योंकि उनसे वो अपना लाइवलीहुड चला सकते हैं और गुर्बत से बाहर आ सकते हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इनका प्लान नहीं है, ये प्लान हमारी हुकूमत का था और हमारे ये सारे MOU साइन हुए थे और बाहर से बहुत सारी ऐसी जो फंडिंग एजेंसीज़ है वो ऐसे प्रोग्राम्स करना चाहती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में ये मुसद्दका रिसर्च है कि ये जो लाइव स्टॉक है ये लोगों की ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदलता है। लेकिन जब इमरान खान ने ये लॉन्च किया था तो मरियम नवाज साहबा क्या कहती थी, सुनिए। सरों पे मुसल्लत कर दिया, जिसका टोटल इकोनॉमिक विजन क्या था? अंडे, कट्टे, मुर्गियां। सुन लिया आपने। और स्पेशली इसमें जो सांस खींच खींच के हमारी महारानी साहबा या रानी साहबा जो कह रही थी, उससे आप ज़रा अदाओं पर खुद ही गौर करें। इमरान खान करे तो बुरा काम, कहती हैं मईशत का ज़रा सोचो कि कट्टे वच्छे ये मईशत रह गई है। और आज खुद, अब हमारी बहन है, मैं ये तो नहीं कह सकता कि थूक के चाटा है, ऐसी बात तो मायूब होगी, फिर वो औरत कार्ड निकाल लेंगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि आज जो इमरान खान के ऊपर तनकीद थी, आज ना सिर्फ इमरान खान का लगाया हुआ जो पौधा है उसका फल खा रही हैं, ये सारा प्लान जो है ये इमरान खान करके गए थे। और इमरान खान के भी जो रिस्पॉन्सिबल थी वो सानिया निश्तर थी, जिन्होंने इस सारे के ऊपर काम किया था और बहुत सारी जगहों के ऊपर लाइव स्टॉक दे दिया गया था, इन्होंने आके उसको रोक दिया था। अब वो पैसा तो पड़ा हुआ है, उसी से ये दोबारा ये प्लान कर रही हैं और अब शायद शर्मिंदगी हो, लेकिन इन्हें शर्मिंदगी होनी नहीं है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।